सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब हर दीवार पर खामोशी की जंजीरें थी, जब हर गली में सिपाही और डर गश्त करता था, जब भारत का नाम तो था बट वो भारत नहीं था, वो बस एक कॉलोनी था। लेकिन फिर एक दिन इस खामोशी को चीरता हुआ एक नारा उठा, करो या मरो। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास नहीं बल्कि ज्वालामुखी था। यह कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, यह कहानी है उस पल की जब भारत ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ सांस नहीं लेनी, अब आजादी लेकर ही सांस लेनी है। यह है भारत छोड़ो आंदोलन की सच्ची कहानी, जैसी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, भारत की फिजाओं में चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे पूरा देश एक ठहरी हुई सांस में डूबा हो। बरसों से बंधे सपनों की डोर अब थमने लगी थी। युद्ध की गर्जनाओं से दूर गांव और शहरों में एक अनकहा तूफान पनप रहा था। 1942 का भारत एक ऐसी क्रांति की दहलीज पर खड़ा था जिसका दर्द भी था, आग भी थी और एक अडिग विश्वास भी कि अब और नहीं। दूसरे विश्व युद्ध को 3 साल हो चुके थे और ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह उलझ चुका था। जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाई में भारत को जबरन घसीटा जा चुका था। बिना जनता से पूछे, बिना नेताओं से राय लिए देश का हर कोना युद्ध की आंच में झुलस रहा था। लेकिन भारतवासियों से पूछा तक नहीं गया था कि वे इस लड़ाई में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं। महात्मा गांधी को यह बात भीतर तक चुभ गई थी। यह केवल राजनीतिक नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न बन गया था। जब कोई गुलाम को उसके ही शरीर से लड़ने को कहे लेकिन जंजीरें ना खोले, तो उस दर्द की कोई तुलना नहीं होती। गांधी जी ने अहिंसा के पथ पर चलते हुए बार बार ब्रिटिश सरकार से बात की, शांतिपूर्ण विरोध किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। लेकिन 1940 से 1941 तक हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। फिर आया वह मोड़ जब स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आया। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उसे भारत भेजा, एक प्रस्ताव लेकर कि अगर भारत युद्ध में सहयोग करेगा तो युद्ध के बाद उसे डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। पर गांधी जी ने उसे ठुकरा दिया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि यह तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, वो भी ऐसी बैंक जो कभी भरोसेमंद नहीं रही। पूरा देश यह बात समझ गया था कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों को अब सीधे कहा जाना था कि भारत छोड़ो। देश की जमीन पर यह पहला अवसर था जब स्वराज्य की मांग नहीं बल्कि सीधा आजादी का हक मांगा गया था, और अगर ना दिया गया तो उसे छीन लेने की घोषणा भी उसी सांस में की गई थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। मैदान खचाखच भरा हुआ था। बारिश के मौसम में भी लोगों की आंखों में सिर्फ एक ही आकांक्षा थी, और वो थी आजादी। गांधी जी मंच पर खड़े हुए और उनका स्वर गूंज उठा, मैं आपको आज एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। उस एक वाक्य ने जैसे पूरे भारत की रगों में लावा भर दिया। या तो हम आजाद होंगे या हम लड़ाई में मर जाएंगे। कभी जो आंदोलन अहिंसा के शांत जल पर बहता था, अब वह समुद्र की उठती लहरों की तरह बेकाबू होने वाला था। यह अब तक का सबसे साहसी निर्णय था। अंग्रेजों से बिना किसी शर्त के भारत छोड़ने की मांग की जा रही थी। न संधि न अपील, बस जनता और सरकार आमने सामने थी। गांधी जी ने कहा कि आंदोलन नेतृत्व से नहीं बल्कि जनबल से चलेगा, और यदि नेतृत्व को जेल में डाल दिया जाए तो जनता स्वयं उसका उत्तर बनेगी। उन्हीं शब्दों की गूंज थी जिसने लोगों को भीतर तक हिला दिया। यह केवल एक भाषण नहीं था, यह था आत्मा का आह्वान। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त की सुबह हुई, बंबई से बनारस तक, दिल्ली से कलकत्ता तक ब्रिटिश सरकार ने रातों रात भारत के सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, सब के सब या तो जेल में डाल दिए गए या सबको नजरबंद कर लिया गया। सरकार ने सोचा था कि अगर सिर काट दिया जाए तो शरीर नहीं हिलेगा, पर वे भूल गए थे कि यह कोई साधारण जनसमूह नहीं था, यह एक जगा हुआ राष्ट्र था। एक ऐसा भारत जो अब नेतृत्व की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था बल्कि स्वयं नेतृत्व करने को तैयार था। गांव में किसान तैयार थे, शहरों में छात्र अपनी किताबें छोड़कर क्रांति की तरफ बढ़ चले थे। स्त्रियां अपने घरों की 4 दीवारी तोड़कर सड़कों पर आने लगी थी, और इस तरह शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, वह ज्वालामुखी जिसने अंग्रेजी सत्ता की चूल्हे हिला दी।
सुबह की धुंधलाती रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि जगह जगह से खबरें आने लगी। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, नेहरू जी को भी बंदी बना लिया गया है, सरदार पटेल, मौलाना आजाद सबको ले जाकर नजरबंद कर दिया गया है। अखबारों की हेडलाइन पर सेंसर लगा दिया गया था, रेडियो पर सन्नाटा था, लेकिन लोगों के दिलों में ऐसा शोर मचा था कि किसी भी सत्ता को हिला सकता था। यह आंदोलन अब नेताओं का नहीं रहा था, यह उस किसान की आंखों से फूट पड़ा था जिसकी जमीन पर वर्षों से अंग्रेजी राज का कर्जा चढ़ा था। यह उस स्त्री के आंचल से निकली चिंगारी था जिसने अपने पति को असहयोग आंदोलन में खो दिया था। यह उस छात्र की चेतावनी थी जिसे बार बार गुलामी के पाठ पढ़ाए गए थे और अब वह उन किताबों को जलाने को तैयार था। 9 अगस्त 1942 से पूरे देश में जैसे आग लग गई थी। पटना, इलाहाबाद, बनारस, बलिया, सतारा, मिदनापुर, अहमदनगर, ना कोई योजना, ना कोई निर्देश, फिर भी जैसे पूरा देश एक ही दिशा में चल पड़ा हो। लोग स्टेशन फूंकने लगे, टेलीग्राफ की तारें काट दी गई, सरकारी भवनों पर हमला होने लगा, ट्रेनें रोकी गई, पुलों को उड़ाया गया और जगह जगह अंग्रेजों के प्रतीकों को नष्ट किया जाने लगा। यह क्रांति अब सिर्फ नारे नहीं रह गई थी, यह अब हर हाथ में जलता हुआ मशाल बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला बलिया अचानक इतिहास में दर्ज हो गया। वहां चित्तू पांडे नामक स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश अधिकारियों को बाहर निकालकर कुछ ही दिनों के लिए स्वतंत्र बलिया सरकार की स्थापना कर दी। उन्होंने पुलिस थाने, कचहरी, शिक्षा विभाग सब पर कब्जा कर लिया। वहां पहली बार भारतीय ध्वज लहराया गया और यह विश्वास पैदा हुआ कि अंग्रेजों के बिना भी भारत चलाया जा सकता है। महाराष्ट्र के सतारा में युवाओं ने प्रतिष्ठान सरकार बनाई। यह गुप्त समानांतर प्रशासन था जो स्थानीय जनता की मदद से चलता था। वे खुद ही कर संग्रह करते, न्याय देते और स्कूल तक चलाते। यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं था, बस सामान्य लोग थे, शिक्षक, किसान, व्यापारी जो अब सत्ता का रूप ले चुके थे। लेकिन हर आजादी की चमक के पीछे एक कीमत छिपी होती है। अंग्रेजों ने अपना असली चेहरा दिखाया। उन्होंने दमन की सारी सीमाएं लांघ दी। गांव को घेर घेर कर जलाया गया, महिलाओं का अपमान किया गया, नाबालिग बच्चों तक को जेलों में ठूसा गया। अगर एक जगह भी तिरंगा फहरता नजर आता तो वहां पूरे गांव को सजा मिलती। बंदूकें अब बात नहीं कर रही थी, वे सीधा सीना चीर रही थी, लेकिन फिर भी लोग पीछे नहीं हटे। इस बीच महिलाएं भी पीछे नहीं रही। अरुणा आसफ अली, जिनकी उम्र उस समय लगभग 40 वर्ष थी, जब सब नेता गिरफ्तार हो चुके थे तो उन्होंने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अकेले झंडा फहराया। अंग्रेजों ने उन्हें भगोड़ी घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से बचते हुए भूमिगत होकर आंदोलन को जीवित रखा। एक और प्रेरणादायक नाम थी उषा मेहता। केवल 22 वर्ष की इस छात्रा ने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया, कांग्रेस रेडियो के नाम से। इस रेडियो के माध्यम से देश भर में आंदोलन की खबरें पहुंचाई जाती और जनता को यह विश्वास दिलाया जाता कि वे अकेले नहीं हैं। अंग्रेजों ने इस स्टेशन को ढूंढने में महीनों लगा दिए, लेकिन तब तक उषा हजारों भारतीयों की आवाज बन चुकी थी। इधर सरदार पटेल, नेहरू और गांधी जी को आगा खां पैलेस जैसे स्थानों में बंदी बनाकर रखा गया था। गांधी जी की हालत बिगड़ने लगी थी। जेल की चार दीवारी में रहकर भी वह रोज प्रार्थना करते, उपवास करते और आजादी की कल्पना को भीतर ही भीतर जीवित रखते। लेकिन उस कैद में एक दिन ऐसा आया जब उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा उनके सामने खड़ी हो गई। कस्तूरबा गांधी वहीं जेल में उनका हाथ थामे हुए दुनिया से चली गई। ये क्रांतिकारी की पत्नी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की मां की मृत्यु थी। गांधी जी ने अपने आंसू भीतर ही पी लिए, पर यह घाव उनकी आत्मा में गहरा उतर गया था। देश में अब दो भारत चल रहे थे, एक ब्रिटिश कानून से चल रहा था तो दूसरा जनसंघर्ष से। सरकार का दमन जितना बढ़ता, आंदोलन उतना ही गहरा होता जाता। किसी गांव में तिरंगा फहरता, किसी शहर में सरकारी इमारतें जलती, कहीं रेलवे की पटरियां उखड़ती तो कहीं रात के अंधेरों में गुप्त बैठकों में रणनीतियां बनती। यह भारत अब चुप रहने वाला नहीं था। गांवों में जहां अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन की लहर शहरों में धीमे स्वर में पहुंचती थी, अब एक नई चेतना की आग लग चुकी थी। जिन्हें कभी लगा था कि यह नेताओं की बात है, वे अब देख रहे थे कि उनके गांव के चौराहे पर तिरंगा लहराने की कोशिश हो रही है। बुजुर्ग किसानों के कांपते हाथों में मशालें थी और किशोरों के नंगे पैरों में बगावत की ताकत। राजस्थान के रेतीले इलाकों से लेकर उड़ीसा के दलदली गांवों तक लोग अब सरकार से नहीं डरते थे। वे उन कानूनों से भी नहीं डरते थे
जो उन्हीं के विरुद्ध बने थे। हर जगह बगावत का एक ही स्वर गूंजता, भारत छोड़ो। यह नारा अब केवल नेता नहीं, चौपाल पर बैठा वृद्ध भी लगाता और तालाब पर पानी भरती औरतें भी। यह नारा अब बच्चे की पहली चिल्लाहट बन चुका था। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्र समूहों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया था। वहां के रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, पुलिस थानों को कब्जे में लिया गया। बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत बैठकें शुरू हुई, जहां आंदोलन की रणनीतियां बनती और गोपनीय सूचनाएं एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाई जाती। मध्य भारत के जबलपुर और नागपुर जैसे क्षेत्रों में युवा लड़के लड़कियां साइकिलों पर सवार होकर गुप्त संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते। वे अब क्रांतिकारी नहीं कहलाते थे, वे अब भारत मां के सच्चे पुत्र थे, जिन्हें कोई किताब, कोई परीक्षा अब रोक नहीं सकती थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि यह कोई मामूली विरोध नहीं है, यह जनता के दिलों की आग है, और इसीलिए वे अब गोली और बारूद से जवाब देने लगे। गांव को घेरा जाता, रात में घरों को खींच खींच कर खाली किया जाता, पुरुषों को नंगे पेड़ों से बांधकर पीटा जाता और बच्चों तक को बंदूक की नोक पर खड़ा कर दिया जाता था। एक गांव में एक बूढ़ी औरत को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने आंदोलनकारी को अपने घर में छिपा लिया था। एक 12 साल का लड़का, उसे इसलिए जेल में ठूंसा गया क्योंकि उसके स्कूल बैग से भारत छोड़ो का पर्चा निकला था। ये घटनाएं अब मात्र आंकड़े नहीं रह गई थी, ये अब हर दिल की चीख बन गई थी। लेकिन जितना अधिक दमन होता, उतनी अधिक आग जलती। सतारा, बलिया, तामलुक, बेतिया और तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में लोगों ने पूरी ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था को ही चुनौती दे दी। कई जगहों पर पुलिस और न्याय व्यवस्था ठप कर दी गई और जनता ने स्वतंत्र सरकारें बना डाली, जिनमें चुने हुए नागरिक निर्णय लेते, न्याय देते और अपने सुरक्षा बलों का संचालन करते। इनमें सबसे उल्लेखनीय थी बंगाल के मिदनापुर जिले की तमलुक राष्ट्रीय सरकार। यहां 1942 से 1944 तक एक समानांतर प्रशासन चला, जिसमें सरकारी अधिकारियों को जनता की अदालतों में लाया गया और अंग्रेजी शासन का पूरी तरह बहिष्कार किया गया। यहाँ स्कूलों को स्वतंत्र रूप से चलाया गया, राशन वितरण हुआ और ग्रामीण सुरक्षा बलों की रचना की गई। इसी दौरान भूमिगत गतिविधियां और तेज हो गईं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उनके साथियों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में गुप्त केंद्र बनाए। वहां से अंग्रेजों के ठिकानों पर हमले की योजना बनती, सूचना संग्रह होती और क्रांतिकारियों को सहायता पहुंचाई जाती। नेताओं के लिए अब जेलें मैदान बन गई थी और युवाओं के लिए हर गली कूचा एक क्रांतिकारी सेवर। उधर जेल में गांधी जी चुपचाप नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से बार बार मांग की कि उन्हें जनता से मिलने दिया जाए, पर सरकार अपने फैसले पर अडिग थी, उन्हें जनता से नहीं मिलने दिया गया। तब गांधी जी ने अनशन का रास्ता चुना। यह एक राजनीतिक हथियार नहीं, मगर आत्मा की पुकार थी। उनका शरीर दिन ब दिन क्षीण होता गया। डॉक्टरों की टीमें रोज आती, अंग्रेज अधिकारी चुपचाप खड़े रहते, लेकिन गांधी जी की आंखों में सिर्फ एक सवाल होता, क्या आजादी का सूरज अभी और दूर है? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु ने उनके भीतर एक गहरी शांति और क्रोध दोनों पैदा कर दिए थे। यह क्रोध वह हिंसा में नहीं बल्कि संयम में बदलते थे। 1943 तक आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। हर प्रांत में, हर जाति, धर्म और भाषा में बस एक ही बात गूंज रही थी, हम अब नहीं सहेंगे, अब आजादी लेकर ही दम लेंगे। कोई खुद को बंगाली, पंजाबी, तमिल या गुजराती नहीं कहता था, सब सिर्फ भारतीय थे। यह वह पहचान थी जो खून से बनी थी, आंसुओं से गुथी गई थी और बलिदानों से सींची गई थी। लंदन की संसद में एक असहज चुप्पी थी। चर्चिल के चेहरे पर चिंता की रेखाएं अब पहले से गहरी हो चली थी। जब ब्रिटेन के गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट आई कि भारत के कई जिलों में ब्रिटिश राज केवल कागज पर रह गया है और जमीनी हकीकत में वहां जनता खुद निर्णय ले रही है, प्रशासन चला रही है, तो समझ आ गया था कि भारत अब पुराने तरीकों से नहीं चलेगा। विंस्टन चर्चिल, जो अपने भाषणों में ब्रिटिश साम्राज्य को सूरज न डूबने वाला साम्राज्य कहता था, अब भारत की जमीन पर अंधेरे की परछाई देख रहा था। उनके अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं है, यह जनता की चेतना में परिवर्तन है। यह सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि गुलामी की मानसिकता के खिलाफ विद्रोह है। भारत में अंग्रेजी हुकूमत का हर अफसर अब डरा हुआ था। सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप पड़ने लगा था। पोस्ट ऑफिसों में खतों की जगह जलती राख भेजी जाती। स्टेशन मास्टर अपने कमरों को बंद कर भाग चुके थे। टेलीफोन लाइनमैन अब फोन नहीं जोड़ते बल्कि उन्हें काट देते थे।
यह व्यवस्था का मौन विद्रोह था जिसने अंग्रेजों की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी थी। अफसर जानते थे कि यह आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं, न किसी एक व्यक्ति का था। यह पूरे भारत की आत्मा से निकली एक चिंगारी थी। वह भी तब जब कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेता जेल में थे। तो जरा सोचिए कि बिना नेतृत्व, बिना संगठित निर्देश, फिर भी पूरे भारत में एक साथ उठती क्रांति। यह पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक पूरी पीढ़ी को नाराज कर दिया है। और यही डर सबसे खतरनाक था। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी थी। अमेरिका और चीन जैसे मित्र राष्ट्रों ने भी ब्रिटेन से यह सवाल उठाया कि आप जिस लोकतंत्र के लिए विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, क्या वही लोकतंत्र भारत को क्यों नहीं दिया जा रहा? सोवियत संघ ने भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की नीति की आलोचना की। यह कूटनीतिक दबाव भी एक और जंजीर बन गया था जो अंग्रेजों को अपने ही साम्राज्य में कैद करने लगी थी। ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय जवानों में भी अब सवाल उठने लगे थे। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने ही देश को गुलाम बनाए रखने के लिए? छोटे स्तरों पर असंतोष दिखने लगा जो आगे चलकर 1946 के नौसेना विद्रोह में विस्फोट बना। लेकिन उसकी जड़ें यही 1942 की इस आग में थी। उधर जेल में गांधी जी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था, लेकिन सरकार डरी हुई थी। उन्हें रिहा करे तो आंदोलन और भड़क जाएगा, और अगर ना करे तो यदि वहां ही कुछ हो गया तो दुनिया की नजर में भारत उनके हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसी डर के साथ 1944 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। लेकिन आंदोलन अब धीमा होने लगा था। यह कोई पराजय नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक विश्राम था। जनता थक चुकी थी, सैकड़ों गांव जल चुके थे, हजारों लोग गोलियों का शिकार हो चुके थे और दसियों हजार लोग जेलों में थे। लेकिन कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक मौन आत्मविश्वास था कि अब स्वतंत्रता दूर नहीं है। 1944 आते आते आंदोलन की तीव्रता में कमी आई। ब्रिटिश सरकार ने भी अब पुनर्विचार शुरू कर दिया था। चर्चिल की सरकार का दबाव बढ़ने लगा और भारत की आजादी पर चर्चा अब ब्रिटिश संसद में खुलकर होने लगी। क्रिप्स मिशन के विफल प्रयास के बाद यह आंदोलन उन्हें यह समझाने में सफल रहा था कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। यही वह मोड़ था जहां भारत छोड़ो आंदोलन एक नारा नहीं रहा, यह एक ऐतिहासिक निर्णायक क्षण बन गया था। यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि 1857 में शुरू हुई लड़ाई, 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के नमक सत्याग्रह और अब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी ने ब्रिटिश सत्ता की नींव को बारी बारी से झकझोरा है। पर 1942 में वह दीवार असल में दरक गई थी। 1944 के उत्तरार्ध में जब गांधी जी जेल से बाहर आए तब देश थक चुका था, लेकिन टूटा नहीं था। सड़कों पर धूल थी, गांव में राख और आंखों में अब भी इंतजार था। पर यह कोई निराशा नहीं थी, यह तूफान के बाद की शांति थी जो किसी नए सूरज के उगने की प्रतीक्षा कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन अब समाप्ति की ओर था, लेकिन उसने जो कर दिया था वह इतिहास बदलने जैसा था। अंग्रेज सरकार को पहली बार यह स्पष्ट रूप से महसूस हो गया था कि भारत को अब दबाकर नहीं, केवल सम्मान देकर ही रखा जा सकता है, और सम्मान का अर्थ अब सिर्फ एक था, पूर्ण स्वतंत्रता। वर्ष 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य बाहर से विजयी लेकिन भीतर से थका हुआ था। उसकी सेना कमजोर हो चुकी थी, आर्थिक व्यवस्था चरमरा चुकी थी और सबसे बड़ा भय था कि भारत फिर से न उठ जाए। जेलों से नेताओं को छोड़ा जाने लगा। एक एक करके नेहरू, पटेल, आजाद, आचार्य कृपलानी, लोहिया, जयप्रकाश सब बाहर आने लगे। लेकिन अब वे केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, वे एक ऐसे देश की आशा बन चुके थे जिसने उन्हें बिना देखे बिना सुने वर्षों तक सिर्फ उनके नाम से लड़ाई लड़ी थी। 1946 में अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। यह स्पष्ट संकेत था कि वे अब स्थानांतरण की योजना पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अब भारत की जनता किसी झूठे आश्वासन से संतुष्ट नहीं थी। भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को यह सिखा दिया था कि विनती से नहीं, अधिकार से मांगना होगा। इसी वर्ष बंबई नौसेना विद्रोह हुआ, जहां हजारों सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और तिरंगा फहराया। यह वह स्पष्ट संदेश था कि अब सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि सेना तक भी ब्रिटिश हुकूमत से आजादी चाहती है। यह अब अंतिम चेतावनी थी। अब ब्रिटिश संसद के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच भारत में अब सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ने लगा था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को और तेज कर दिया था। कांग्रेस और लीग के बीच वार्ताओं की कोशिशें बार बार विफल हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच भारत छोड़ो आंदोलन की वह पृष्ठभूमि
अब हर बातचीत का आधार बन चुकी थी। अंग्रेजों को निर्णय लेना ही था और अंततः 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा की कि ब्रिटेन भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर देगा। लेकिन भारत की जमीन पर जो ज्वाला 1942 में फूटी थी, उसने यह समय सीमा मानने से इनकार कर दिया और उसे पीछे धकेल दिया। 15 अगस्त 1947 यह वह तिथि बनी जब वर्षों का संघर्ष, लाखों की कुर्बानियां और अनगिनत पीढ़ियों की आशा पूर्ण हुई। देश ने पहली बार अपने झंडे को स्वतंत्र आकाश में लहराते देखा। जब लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। दोस्तों, यह केवल एक भाषण नहीं था, यह चुप्पी का टूटना था जो 1942 की रातों में लोगों ने ओढ़ रखी थी। भारत छोड़ो आंदोलन अब इतिहास की एक घटना नहीं, एक चेतना बन चुका था। आज जब हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस लेते हैं, तो क्या हम कभी कल्पना करते हैं उस क्षण की जब एक पूरा देश बिना हथियार, बिना सरकार, सिर्फ अपनी आत्मा के बल पर एक साम्राज्य को हिला गया? दोस्तों, 1942 में भारत ने खुद से एक वादा किया था, या तो आजादी लेंगे या फिर मिट जाएंगे। उस वक्त ना कोई सरकार थी, ना कोई संगठन, फिर भी पूरा देश एक हो गया था। और वो आंदोलन जिसकी शुरुआत एक नारे से हुई थी, उसने एक साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कोई किताब में दबा अध्याय नहीं है, वो हमारी रगों में बहता हुआ इतिहास है। वो इतिहास जिसने हमें सिखाया कि अगर इरादा अडिग हो तो साम्राज्य भी झुकते हैं।